सुनो, तो हम लोग एक क्वेश्चन बात किए थे जिस वक्त, अरे हम लोग एक क्वेश्चन बात किए थे जिसको समझ में नहीं आया समझ लो। अरे चुप लो। देखो, हम लोग एक क्वेश्चन बात किए थे जिसमें हमारे पास रिएक्शन गिवन था, ए गैस गिव्स बी गैस प्लस हाफ सी गैस, था ना भाई। इसमें तुमको पी इनिशियल दिया हुआ था कितना भैया, 100 mm ऑफ एच जी। कितना दिया हुआ था भैया, 100 mm ऑफ एच जी। और पी फाइनल कितना दिया था, 120 mm ऑफ एच जी। कब, एट टाइम इज इक्वल टू 5 मिनट। मतलब कितना मिनट टाइम लगा इसको, 5 मिनट इसको टाइम लगा था। तो हमको कैलकुलेट करना था कि भैया पर मिनट जो चेंज है वो क्या है। हमको क्या कैलकुलेट करना था भैया, पर मिनट जो चेंज है वो क्या होगा। क्लियर है भाई। अच्छा याद करो, हमारे पास इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, होता है कि नहीं होता भाई। मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या हम इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे क्या। अरे फोन चला रहा है यार, बल्ले लो सब, कथी कर रहा है तुम, उसको क्या घूर रहा है भाई इतना मन से, इंजेक्शन देगा क्या इसको। चलो इधर देखो, ये हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। मान लो ये हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये हमारा आर पहले ही से कांस्टेंट है। अरे है नहीं है भाई, तो हमारा ये वी को तुम नीचे ले जाओ तो पी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन आर टी हो सकता है कि नहीं। अरे यही ना फॉर्मूला को हम लोग यूज किए थे, पाई इज इक्वल टू आई सी एस टी, नहीं याद है। अरे ऑस्मोटिक प्रेशर में इसको यूज किया था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं यूज किया था भैया, किए थे ना। चलो आ जाओ, तो हम लोग बात किए पाई इज इक्वल टू आई सी एस टी हम लोग यूज किए थे। तो यहाँ पे हमारा पी इज इक्वल टू क्या हो गया, कंसंट्रेशन इंटू आर टी। अरे है कि नहीं, क्या ये आर और टी कांस्टेंट है क्या हमारा, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा क्या। मतलब जहां जहां P डाले हो क्या वहां वहां R, ये वहां वहां C, और जहां जहां C वहां वहां P डाल सकते हैं क्या अपन। अरे डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते भैया अपन। तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, जहां जहां P है वहां पे C और जहां जहां C है वहां पे P हम रिप्लेस कर सकते हैं। वैसे एग्जैक्ट कंसंट्रेशन की बात करें ना तो वो होगा P अपॉन आर टी। तो ये दोनों हमारा क्या दे देता, कॉन्स्टेंट है, क्या हमारे पास कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, याद करो, हमारे पास ए गैस जब बी गैस देगा तो हमारे को क्या बनेगा, हाफ सी गैस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखना, एट टी इज इक्वल टू जीरो, क्या रिएक्शन स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अभी सिर्फ रिएक्टेंट है हमारे पास की प्रोडक्ट है, अभी हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है। तो मान लो कि इसका प्रेशर पी है, तो अभी ये जीरो है और ये जीरो है, अरे कुछ रिएक्ट हो भी नहीं किया। लेकिन T इज इक्वल टू टी की बात करें तो इसमें से प्रेशर कुछ कम होगा कि नहीं होगा। अरे रिएक्शन करेगा तो रिएक्टेंट कम होगा ना, और रिएक्टेंट कम होगा तो प्रेशर भी कम लगाएगा। और देना, इसका 1 मोल चाहिए तो इसका 1 मोल, तो इसका आधा मोल, इसमें से x जाएगा तो इसका x बनेगा, इसका x/2 बनेगा। अरे सही बात गलत बात, तो इससे हमारा क्या बनेगा, ये x, ये वाला क्या बनेगा x/2। तो अब इस टोटल को तुम जोड़ोगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए, P फाइनल के बराबर आना चाहिए। और ये हमारा P क्या है, दैट इज द P इनिशियल, दैट इज द 100 mm ऑफ Hg। इस अनुसार तुम्हारा x कितना आ जाएगा भैया, 40 mm। और 40 mm ऑफ Hg चेंज हो रहा है कितना देर में, 5 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना चेंज हो रहा है, 8 mm ऑफ Hg चेंज हो रहा है। मतलब हम लोग बात करें 8 mm ऑफ Hg पर मिनट का चेंज दिखाएगा हमारे को। कितना दिखाएगा भैया, 8 mm ऑफ Hg पर मिनट का चेंज हमारे को दिखाएगा। तुमको कुछ हुआ है क्या, उदास लग रहा है तुम। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ आगे देखें क्या हम लोग, है ना, सही बात करेंगे, है कि नहीं, कोई लबराई वाला बात नहीं। चलो इसको मिटा दे क्या। चलो एक क्वेश्चन अपन करते हैं अपन फिर से, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका था। तो इसका आंसर आ गया था तुमको 8 mm ऑफ Hg पर मिनट। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है क्या, अरे यहां तक किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है, पक्की बात बोलना भाई, पक्की बात है ना। चलो आगे लिखते हैं हम लोग, थोड़ा सा टॉपिक देखते हैं क्या है हमारे पास। चलो, तो हम लोग वही अभी जो लिखवा रहे थे ना, इसी को हम लोग लिखते हैं अब गैस के बारे में। हम लोग पी को कैसे सी से रिप्लेस किए उसकी बात करेंगे। तो टॉपिक डालना फॉर गैस, फॉर गैस। क्या गैसियस रिएक्शन के लिए हम लोग इक्वेशन लगा सकते हैं क्या, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अरे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हैं ना भाई। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर इंटू टी, नंबर ऑफ मोल अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या देगा मेरे को,
अरे नंबर ऑफ मोल अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या देगा मुझे? नंबर ऑफ मोल अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या देगा मुझे? नंबर ऑफ मोल अपॉन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या देता है मेरे को? मोलरिटी, मतलब कंसंट्रेशन देता है हमारे को। अरे क्या देता है हमारे को भैया? कंसंट्रेशन। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एन बाई वी, लिख सकते हैं भाई। तो इसलिए लिख सकते हैं P इज इक्वल टू सी आर टी, तो C इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते भाई? अरे बोलो भाई, यहाँ लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? अच्छा एक बात बताओ, जो हम लोग बताए थे, अच्छा ये कब 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 हम लोग कर रहे हैं? अच्छा देखो, कोई भी रिएक्शन हम लोग ले रहे होंगे, कोई भी रिएक्शन हम करवा रहे होंगे और हम लोग यहाँ पे एसेंशियली लिख दिए इन ए क्लोज्ड वेसल। अगर हमने लिख दिया इन ए क्लोज्ड वेसल, तो बताओ वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं होगा? क्लोज्ड वेसल का क्या मतलब? अरे गैस का वॉल्यूम कितना होता है? जैसे यहाँ का वॉल्यूम कितना है भाई? जितना बड़ा वॉल्यूम है उतना ही गैस है, उतना ही गैस का वॉल्यूम, बराबर है। हमारे कंटेनर के अनुसार गैस का वॉल्यूम हो जाता है। अरे है ना भाई, आती बात नहीं आती भाई? तो हम लोग ये बात करते हैं, तो हम लोग बात करें कि हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास प्रेशर, और यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन, और ये हमारे पास वॉल्यूम और जो टेम्परेचर है वो हमारा कांस्टेंट है। क्या हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या? सी क्या एन इज इक्वल टू डायरेक्टली आर लिख सकते हैं, मतलब एन इज इक्वल टू डायरेक्टली पी लिख। अरे यार वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए हम। अरे किसको कांस्टेंट कर दिए हम लोग? वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए। वी और टी कांस्टेंट, तो आर तो पहले से कांस्टेंट है, तो P इज इक्वल टू हमारा N नहीं हो जाएगा? मतलब प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल नहीं हो जाएगा? अरे बोलो भाई, आई बात समझ में नहीं आई? अरे आई बात समझ में। अच्छा याद करो, हमारा जो इक्वेशन लिखते थे, हम इक्वेशन क्या लिखते थे? अगर मान लो लिखना है तो dc अपॉन dt। अच्छा ये dc का क्या मतलब? ये c, और ये देखो मैं इसको इस ब्रैकेट में घेर रहा हूँ, इसका मतलब वो कंसंट्रेशन दिखा रहा है। अरे वो वाला ब्रैकेट हमारे को कंसंट्रेशन दिखाता था ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ c के जगह पे क्या लिख सकते हो? p अपॉन आर टी लिख सकते हो। तो आर टी कॉन्स्टेंट है क्या हमारा? अरे क्या आर टी कॉन्स्टेंट है क्या हमारा? तो लिख सकते हैं हम लोग डी 1 अपॉन आर टी, कॉन्स्टेंट को बाहर निकालिए और डिफरेंशिएशन उसका करते हैं ना जो वेरिएबल होता है। अरे डी का मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन से है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लेंगे, क्यों भैया? क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं, ये हमारा प्रेशर है, बराबर है क्या? तो डीपी अपॉन डी, और ये आर टी को बाहर काहे निकाले? क्योंकि भैया ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। क्लियर है भाई? अरे आई बात समझ में या नहीं आई? पक्की बात है ना? यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोलो। अरे यहाँ तक अगर कोई भी तकलीफ होगा तो अपन बोलेंगे। चलो अच्छा, अब P को तुम किससे रिप्लेस कर सकते हो? अच्छा कंसंट्रेशन को याद करो, क्या कंसंट्रेशन को हम लोग N बाई वी लिख सकते हैं क्या? अरे क्या कंसंट्रेशन को हम लोग N बाई वी लिख सकते हैं? तो अगर N बाई वी, तो हम लोग बोल रहे हैं कि एट, हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। हमने कांस्टेंट क्या रखा है भैया? वॉल्यूम और टेम्परेचर को। हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर को क्या रख दिया भैया? भाई तुम ऐसे मुंह बनाओ यार प्लीज, नहीं तो हम पिट देंगे अभी। ए लाओ तेरे दो लाठी लेके आओ तेरे, हम पिट देंगे भाई। मुंह बनाया था हचार देंगे मारते मारते। बहुत जोर से डांट सुना है क्या ये सुबह सुबह? चलो आ जाओ। छुट्टा वाला, चलो आ जाओ। तो ये बात समझ में? तो हम लोग कंसंट्रेशन की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एन बाई वी लिख सकते हैं क्या? और हम लोग मेंशन किए कि भैया कांस्टेंट वॉल्यूम है क्या? अरे वॉल्यूम हमारा, अरे यार कोई भी क्लोज्ड वेसल होगा तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? मान लो हम 2 लीटर का बोतल लिया, उसमें पानी भर रहे थे, कति तुम उसको गैस में बनाओ चाहे कुछ करो भैया, वो इतना ही 5 लीटर थोड़े हो जाएगा, गर्म कर देगा तो 5 लीटर का बोतल हो जाएगा। नहीं रे, वो तो वॉल्यूम हम लोग यार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इन अ क्लोज वेसल, इन अ क्लोज वेसल। तो ये हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन वी डी एन अपॉन डी टी। सही है? क्या हम गैस के लिए ये तीनों यूज कर सकते हैं क्या? अबे ये यूज कर सकते हैं सिर्फ गैसे के लिए, ऐसा नहीं कि तुम केकरो के लिए यूज कर देना। और इट मस्ट बी हैपनिंग इन द क्लोज वेसल, है ना? वो जरूरी है कि वो किसके अंदर हो रहा हो? क्लोज वेसल के अंदर हो रहा हो। केवल तब ही, केवल तब हम क्या कर सकते हैं? डीसी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर टी डीपी अपॉन डी टी। 1 अपॉन आर टी क्यों आया, समझ में आ रहा है क्या? अरे यार कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी, और आर टी हमारा कांस्टेंट है। अरे आर पहले से कांस्टेंट और टी हम कांस्टेंट कर दिए हैं। अब रिएक्शन करवाने में क्या टेम्परेचर चेंज होता है कि नहीं होता है?
अबे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है कि नहीं होता है? होता है ना भाई। तो टेम्परेचर से, लेकिन हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर टी इंटू डी पी अपॉन डी टी। कोई दिक्कत है भाई यहां तक? अरे चलो चलो आ जाओ। अच्छा इसका इसका कोई यूनिट बता सकता है क्या मेरे को? इसका कोई यूनिट बता सकता है क्या मेरे को? अच्छा बताओ, क्या कांस्टेंट का कोई यूनिट होगा क्या? अरे बोलो ना, कांस्टेंट का कोई यूनिट होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? मतलब सीधे एटीएम सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अरे नीचे टाइम है, ऊपर प्रेशर है, तो एटीएम सेकंड इनवर्स। नहीं बोलेगा सब, अरे नहीं बोलेगा सब। चलो अच्छा, ये हमको किसको दिखा रहा है? ये हमें किसको दिखा रहा है भैया? ये हमारा रेट ऑफ अपियरेंस, या फिर मतलब ये हम लोग बोले कि भैया ये रेट है इन टर्म ऑफ प्रेशर। अरे बोलो ना, ये हमारे रिएक्शन का रेट है इन टर्म ऑफ प्रेशर। ये हमारे रिएक्शन का रेट है इन टर्म ऑफ मोल, रेट इन टर्म ऑफ मोल। और ये हमारा क्या है भैया? ये हमारा रेट है इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। समझ में आ गया? वो कंसंट्रेशन के टर्म में, प्रेशर के फॉर्म में और मोल के फॉर्म में। अच्छा कहीं अगर तुमको लिखा है इन ए क्लोज्ड वेसल, तो क्या तुम अगर प्रेशर की जगह पे, वापस से बोल रहा हूं भैया, अगर प्रेशर की जगह पे डायरेक्टली मोल को यूज कर लो तो कोई दिक्कत है क्या? अरे मोल को यूज करोगे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे क्लियर है भाई? अरे यहां तक बातें क्लियर है क्या? अरे बोलो मिस्टर विश्वजीत अली खान और मुदस्सिर एजाज आलम। तुम्हारा नाम मगरुआ है? मगरुआ है भाई, भंगरुआ है ना? ऐसा ही कुछ नाम है ना इसका? इसके और बाकी किसी का नाम नहीं है क्या तुम्हारा? चलो आ जाओ। कौन है चमेली भाई? हैं? अच्छा है, बस डिसाइड नहीं हुआ है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। आ जाओ क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन। अरे हद है भाई, चलो क्वेश्चन लिखेंगे भाई। अरे क्वेश्चन लिखो भैया, मजाक नहीं करेंगे। हेलो, हाँ क्वेश्चन लिखेंगे अपन। आ जाओ क्वेश्चन लिखते हैं, इसी पे बेस जो एक क्वेश्चन करवाया ना प्रेशर वाला, बस उसे तुम अपना बस मैनेज करना है स्टोइकियोमेट्री को। क्लियर है भाई? कर लोगे ना भाई? बाकी एकदम सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत टफ। अब एग्जैक्टली सेम देने का आदत तो है नहीं ना मेरे को। फिर से चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे। फॉर द डिकम्पोजिशन N2O5 gives N2O4 plus half O2 gas. For the decomposition N2O5 gas gives N2O4 gas. अरे सब गैसियस में है ना भाई? क्या है हमारे पास? N2O5 गैस gives N2O4 गैस प्लस हाफ O2 गैस। अरे तुम बताएगा भाई ये दोनों कौन सा है, एसिडिक, बेसिक की न्यूट्रल? हाँ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड दिख रहा है तुमको? डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, क्या है भाई? बता एसिडिक है, न्यूट्रल है कि बेसिक है? पक्का बात ना? चलो ये एसिडिक है। चलो आ जाओ, कैसे एसिडिक है? अरे पानी मिला दोगे भाई? अरे एनहाइड्राइड है ना वो, पानी मिला दोगे पता चल जाएगा कि वो एसिड है। क्लियर है भाई? अरे आई बात समझ में? या फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीजन -2 के अनुसार -10 2x मतलब +5, नाइट्रोजन मैक्सिमम +5 में जाता है और इट इज एसिडिक। क्लियर है भाई?
अरे यहां तक बात क्लियर है ना भाई? चलो आ जाओ। तो ये हमारे पास रिएक्शन है N2O5 गिव्स N2O4 गैस प्लस हाफ O2 गैस। क्लियर है भाई? ये हमारे को रिएक्शन। अब आगे लिखना क्वेश्चन में, एट 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अच्छा एक बात बताओ, क्या केमिस्ट्री में तुम टेम्परेचर सेल्सियस में डालते हो या केल्विन में? केल्विन में। सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो हम क्या करते हैं? 273 ऐड करते हैं, ऐड कर देते हैं। बराबर है क्या? चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। तो इसका बाद हो गया, इसका कॉमा डालना लिखना। द इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5 इज 114 mm of Hg। the initial pressure of N2O5 is 114 mm of Hg, and after 20 second, 20 सेकंड के बाद, and after 20 second, and after the 20 second the pressure of the reaction mixture, अब तो मिक्सचर बन गया ना, अरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों हो गया ना हमारे पास। the pressure of the reaction mixture becomes 133 mm of Hg। क्या नहीं लिख रहा है सवाल? सवाल लिखो। becomes 133 mm of Hg, 133 mm of Hg, become 133 mm of Hg। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तुमको क्या कैलकुलेट करना है भैया? ROR। अरे ROR कैलकुलेट करते हो तो स्टोइकोमेट्री को यूज करते या नहीं करते? अपन करते हैं। तो यहां पे याद लेना, कैलकुलेट ROR इन टर्म ऑफ, पहला किस टर्म में तुमको कैलकुलेट करना है वो बता रहे हैं। फर्स्ट, पहले तुमको कैलकुलेट करना है, ROR कैलकुलेट करना है इन टर्म ऑफ प्रेशर पर सेकेंड, इन टर्म ऑफ प्रेशर पर सेकेंड, इन टर्म ऑफ चेंज इन प्रेशर पर सेकेंड, चेंज इन टर्म्स ऑफ हो गया ना, चेंज इन प्रेशर पर सेकेंड। पहला तुमको कैलकुलेट करना है चेंज इन प्रेशर पर सेकेंड, चेंज इन मतलब पहला तुमको किस फॉर्म में कैलकुलेट करना है? प्रेशर पर सेकेंड के फॉर्म में तुमको चेंज ROR बताना है। ROR किस फॉर्म में बताना है भैया? तुमको एक सेकेंड में प्रेशर कितना चेंज हो रहा है वो बताना है। और दूसरा तुमको बताना है इसी चीज को इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, इन चेंज इन मोलरिटी पर सेकेंड, मतलब कंसंट्रेशन के टर्म में। देखो एक बार तुमको इस टर्म में बताना है और एक बार तुमको इस टर्म में बताना है, बस खत्म। एक बार तुमको इस टर्म में और एक बार इस टर्म में। क्लियर है भाई? अच्छा प्रेशर के टर्म में निकालना आसान होगा तुम्हारे लिए। अरे सब कुछ तुम्हारे को प्रेशर में दिया है ना, आराम से नहीं। पहले तो रिएक्शन लिखो, पहले रिएक्शन लिखो, एक्स कैलकुलेट करो रिएक्शन के अनुसार। देखो अगर पहला का आंसर नहीं आया ना, सबको हम फोड़ देंगे पकड़ के, बता रहे हैं। पहले का आंसर नहीं, हाँ सच बता रहे भाई, क्योंकि पहले का आंसर एकदम पूरा पीछे वाले से रिजेंबल कर रहा है। बस रिएक्शन लिखो और उसको बताओ कि इनिशियल प्रेशर कितना है, फाइनल प्रेशर कितना है। वैसे ही करना है, T इज इक्वल टू 0 पे इतना, T इज इक्वल टू T पे इतना, सब लोग करो। तुमको P फाइनल दिया हुआ है ना, कितना? 133 mm ऑफ Hg। जल्दी कैलकुलेट करो, रिएक्शन तो लिख ही सकते हैं ना अपन। रिएक्शन लिख लिए, उसके बाद अरे वो बैलेंस रिएक्शन है, पहले से बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। इसमें जितना भी रिएक्शन देगा वो तुमको बैलेंस्ड रिएक्शन देता है, कोई जरूरत नहीं होता बैलेंसिंग करने का। ठीक है भाई? चलो अरे चेंज इन प्रेशर मतलब चेंज इन प्रेशर नहीं निकल पा रहा है क्या तुम लोग से?
भाई सेम क्वेश्चन एकदम जो पीछे वाला किए हैं, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। अरे यार ऐसे रिएक्शन हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं क्या? N2O5 gives N2O4। बे यार इतना टाइम कौन लेता है? इतना टाइम है क्या कि तुम 10 घंटा में बनाएगा, हम 10 घंटा तक वेट करेंगे? T इज इक्वल टू 0, इस पे प्रेशर 0 है तो ये वाला 0 है, ये वाला 0 है। नहीं समझ में आया? फिर T इज इक्वल टू 20 सेकेंड पे 20 सेकेंड जब लगा तो ये वाला प्रेशर हो गया P माइनस एक्स, ये वाला हो गया x और ये वाला हो गया x/2। समझ में आया था? तो P कितना दिया है हमारे को? 114 mm/Hg। तो ये हो जाएगा हमारा P माइनस एक्स प्लस x/2 इज इक्वल टू P टोटल, मतलब P फाइनल। और ये किसके बराबर हो गया? 133 mm/Hg के बराबर है। ये माइनस एक्स से ये प्लस एक्स गया तो P प्लस x/2 इज इक्वल टू 133। तो x/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 133 माइनस 114। अरे होगा, इसका डिफरेंस कितना आएगा भाई? अरे इसका डिफरेंस कितना आएगा भाई? तो x/2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? हैं? 19 mm/Hg। सही है, तुम लोगों को जोड़ने घटाने नहीं आता भैया। चलो तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 38 mm/Hg। अरे होगा कि नहीं होगा? अच्छा 38 mm/Hg कितना देर में चेंज हुआ है? 20 सेकेंड में। कितना देर में हुआ है भैया? अब बोलबे नहीं करेगा सब। 20 सेकेंड में, मतलब x हुआ है कितने अंदर बे, मतलब चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम। अरे ये जब मुझे पहला कैलकुलेट करना हो तो क्या लिखेंगे? चेंज ऑफ प्रेशर अपॉन टाइम। तो चेंज इन प्रेशर कितना है हमारे को? 38 mm/Hg अपॉन कितना हो जाएगा? 20 सेकेंड। ये देखो ये गया तो 3.8, अरे आएगा, और ये 2 से ये ऊपर जाएगा तो ये 1.9। सही है, तो ये हमारा पहले का आंसर आ जाएगा 1.9 mm/Hg। आ गया क्या? अरे आ गया क्या? और दूसरा तुमको क्या दिया है? अरे चेंज इन मोलरिटी। क्या तुमको ये कैलकुलेट करना है क्या? अब नहीं बोलेगा भैया। क्या तुमको ये कैलकुलेट करना है क्या? क्या ये तुमको पता है क्या? dp अपॉन dt पहले से? अरे चेंज इन प्रेशर पर सेकेंड तो dp अपॉन dt मालूम चल गया क्या? dp अपॉन dt को rt से डिवाइड कर दे तो मेरे को ये नहीं मिल जाएगा क्या? अरे बोलो भाई, rt से डिवाइड करोगे तो वो तुमको मिलेगा या नहीं मिलेगा? अच्छा देखो, r का 3 को वैल्यू होता है। r इज इक्वल टू 2 होता है, कैलोरी में डालते हैं। r इज इक्वल टू 8.314 होता है जब उसको हम लोग जूल में डालते हैं। और r इज इक्वल टू होता है 0.0821 जब हम उसको लीटर एटीएम में डालते हैं। तो यहां किस में डालोगे? 0.0821 की 8.314 की 2? अपने से सोचो 2 क्यों डालेंगे भाई? यहां पे तुम यूनिट देखो भैया, तुम्हारे पास ऊपर में एटीएम है और तुम कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर रहा है भैया, लीटर एटीएम में ना डालेगा। और लीटर एटीएम में उसका वैल्यू कितना होता है? 0.0821। कितना होता है भैया? 0.0821। तो R का वैल्यू पता है तुमको? क्या टेम्परेचर मालूम है या नहीं मालूम है? क्या चेंज इन कंसंट्रेशन नहीं निकल जाएगा? अरे पहले का आंसर सबका आया है क्या? 1.9 इंटू 10 की 1.9 mm/Hg पहले का आंसर आया है सबका 1.9 mm। बस खत्म है, इसके बाद अब कुछ है ही नहीं है। अभी ये करने में भाई ये मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं था क्या पिछले जैसा? इतना टाइम क्या लग रहा था भाई? इसका आंसर तो खटाक से आ जाना चाहिए भाई। क्वेश्चन देखे, ये वाला कंप्लीट, बात खत्म। जो भी दिक्कत होना चाहिए था तुमको सेकंड वाले में होना चाहिए। पहले में दिक्कत हुआ, इसका मतलब तुम लोग घर पे पढ़ा नहीं है सही से। अरे है कि नहीं भाई मिस्टर ऋतिक? नहीं पढ़ा ना घर पे? नहीं पढ़ोगे तो भैया सवाल नहीं बनेगा। ये केमिकल काइनेटिक्स है। हाँ 0.0821 R का वैल्यू होता है। चलो अब हमको पता है, सेकंड के लिए हमको क्या पता है कि dc अपॉन dt क्या होता है? बोलो जरा। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन RT इंटू dp अपॉन dt। अरे होता है कि नहीं होता है? और इसका वैल्यू मेरे को कितना आ चुका है बोलो? 1.9 mm/Hg। अरे आया है कि नहीं आया है भाई? अब बोलवे नहीं करेगा सब। अब तुम क्या कर सकते? अब तुम सोचो जरा। अच्छा हम R को किस में डाल रहे हैं? लीटर एटीएम में डाल रहे हैं ना भैया। अच्छा लीटर क्या ऐसा यूनिट है क्या? क्या एटीएम भी ऐसा यूनिट होता है क्या प्रेशर का? अच्छा टेम्परेचर को तुम किस में डालोगे? केल्विन में। और केल्विन हमारा ऐसा यूनिट होता है क्या टेम्परेचर का? और एक बात बताओ, प्रेशर का ऐसा यूनिट mm/Hg होता है। अरे अभी बोल रहे हो एटीएम और ऊपर लिख रहे हो mm/Hg, क्या कैलकुलेट कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे भैया।
मतलब तुम अब mm ऑफ hg को किस में कन्वर्ट करोगे, ATM में। नहीं समझ में आया, मतलब 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ hg होता है। मतलब इसको तुम mm ऑफ hg में डालोगे कि ATM में डालोगे, जल्दी बोलो। अभी नीचे ATM से डिवाइड हो रहा है ना, तो ATM ATM कट जाएगा। अब देखो ई CGS यूनिट, ये तीनों SI यूनिट, क्या पॉसिबल है क्या? अरे क्या पॉसिबल है क्या? अगर हम डालेंगे तो सबको SI यूनिट में डालेंगे, और डालेंगे तो सबको CGS में। अब CGS और SI दोनों को एक साथ मिक्स नहीं कर सकते, तो बताओ क्या 1 ATM, यार देखो 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ HG होता है क्या? अब नहीं बोलेगा भैया, होता नहीं होता भैया। तो 1.9 mm ऑफ HG इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा 1.9 अपॉन 760 ATM, सही है? अरे 1.9 बाई 760, मतलब ये तुम 1.9 mm पे HG डालेगा कि ये डालेगा? अभी ये वाला डाटा नहीं डालेंगे, ये वाला डाटा हम नहीं डाल सकते, बराबर है क्या? तो ये हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा बोलो जरा। तो ये हो जाएगा हमारा डी कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.0821 इंटू 127 273 400 केल्विन, तो सीधे इंटू 400 केल्विन इंटू 760 इंटू 1.9। अरे 1.9 अपॉन 760 तो ये नीचे नहीं आ जाएगा? नहीं आ गया? आई बात समझ में नहीं, तो इसको कैलकुलेट कर लोगे तो क्या डीसी अपॉन डी टी मिल जाएगा क्या तुमको? कितना आएगा आंसर भैया हमारा? हाँ इसी करीब में आना चाहिए। इसका आंसर आएगा भैया तुमको, हाँ इसी करीब आएगा, 10 की पावर -5 आएगा, 7.61 इंटू 10 की पावर -5 मोलैलिटी पर सेकेंड, 7.61 आएगा। कैलकुलेट करो सही से। चलो तो ये तुमको आएगा 7.61 इंटू 10 की पावर -5 मोलर पर सेकेंड। अच्छा मोलर पर सेकेंड का मतलब, अरे मोलरिटी का मतलब क्या, मोल पर सेकेंड, मतलब मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, सही है? देखो हर एक चीज का यूनिट जरूर याद रखो भैया, यूनिट याद रखना बहुत नेसेसरी होता है। अगर तुमको यूनिट याद है केवल तब ही, अगर तुमको यूनिट याद है केवल तभी तुम कुछ कर पाओगे, नहीं तो भैया पॉसिबल नहीं होता है हमारा। क्लियर है? अरे आई बात समझ में नहीं आई? हो गया? अरे ये सवाल समझ में आया क्या यहाँ तक? ये कैसे आया यहाँ पे, हम ये क्यों किए समझ में आ रहा है क्या? अच्छा इसको हम लीटर एटीएम में ही क्यों डालें? अरे यार जब एनर्जी से रिलेटेड प्रोसेस होगा तब ना हम आर को जूल या केल्विन कैलोरी में डालेंगे। अरे जूल और कैलोरी बोलने का क्या, हम लोग बोलते हैं कितना वर्क डन हुआ तो जूल या फिर कैलोरी में बोलते हैं। अरे तुमको कितना एनर्जी चाहिए तो 586 किलो कैलोरी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो उसको एनर्जी के टर्म में, यहाँ पे एनर्जी निकाल रहे हैं क्या हम? नहीं, तो तुम आर को एनर्जी के टर्म में थोड़ी डाल सकता है फिर। नहीं समझ में आया? अबे साफ क्लियर नहीं है भाई। अरे क्लियर है? तो हमको मजबूरी था किस में डालना, लीटर एटीएम में, और लीटर एटीएम में वैल्यू कितना होता है 0.0821, जूल में वैल्यू कितना होता है 8.314, और कैलोरी में 2, आर का वैल्यू 2 होता है जब कैलोरी में कैलकुलेट। और ये चीज मैं लिखवाया था भैया कॉपी में, कॉपी के छत पे, लेकिन तुम लोग तो भूल जाता है भाई। ये चीज नहीं समझ में आया यहाँ वाला, ये कैसे आया? ये हमारा फॉर्मूला रिलेट हो गया, दैट इज डीसी इज इक्वल टू 1 अपॉन आरटी डेल्टा डीपी अपॉन डीटी। डीपी अपॉन डीटी हमारा आ चुका था, बस 1 अपॉन आरटी से डिवाइड किया, तो ये एमएम ऑफ एचजी में आया, तो हम इसको कन्वर्ट कर लिए किस में, एटीएम में, और जैसे ही एटीएम में करेंगे यहाँ पे डालेंगे, खत्म। अरे आई बात समझ में नहीं आई? अब नहीं आई तो बोलो, कोई दिक्कत? चलो ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई।
ये जो क्वेश्चन होगा वो तुम्हारे लिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इस क्वेश्चन को अपन, चलो अगला क्वेश्चन लिखे क्या? अगला क्वेश्चन करे क्या? चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सोचना हर क्वेश्चन पे। क्लियर है भाई? चलो लिखते हैं अपन क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द रिएक्शन 2SO2 plus O2 gives 2SO3. 2SO2 plus O2 gives 2SO3. 2SO2 plus O2 gives 2SO3। हो गया? SO3। उसके बाद है रेट ऑफ formation of SO3 is 100 gram per minute। 100 gram per minute। The rate of formation of SO3 is 100 gram per minute। Hence disappearance of the rate of disappearance of O2 is, तुमसे पूछा है, वापस समझना, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 कितना दे रखा है? 100 ग्राम, बोलो, पर मिनट। मतलब 1 मिनट में 100 ग्राम SO3 बन रहा है। तो बताओ कि हर मिनट में कितना O2 खत्म हो रहा है, बताना है। ऑप्शन है तुम्हारे पास, पहला ऑप्शन है तुम्हारे पास, इसके लिए तुम ऑप्शन दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है तुम्हारे पास 5 ग्राम पर मिनट खत्म हो रहा है। दूसरा है ऑप्शन तुम्हारे पास कि 100 ग्राम पर मिनट खत्म हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कि 200 ग्राम पर मिनट खत्म हो रहा है। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास कि 20 ग्राम पर मिनट खत्म हो रहा है। क्या क्या है ऑप्शन तुम्हारे पास? समझना, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 कितना दिया है तुमको? 100 ग्राम। मतलब ROA ऑफ SO3 इज इक्वल टू, अरे इधर देखो, करो पहले, आराम से करो तुम लोग, फिर हम सॉल्व करेंगे आराम से। हो गया क्या? कर लो जरा। हम तुमको बोले थे कोई भी रिएक्शन आए तो सबसे पहले उसके लिए क्या लिखोगे? ROR लिख सकते हो क्या? ROR लिखो एक बार। कोई बताएगा क्या ROR क्या होगा? चलो आ जाओ, लिखते हैं। हाँ चलो, ROR इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बोलो? 1/2 D SO2 अपॉन, इज इक्वल टू, बोलो आगे, बोलो ऑक्सीजन के लिए। अच्छा, DO2 अपॉन DT। चलो आगे बोलो। अच्छा, ये जो ब्रैकेट में बार बार डाल रहे हैं वो कंसंट्रेशन डाल रहे हैं कि मोल डाल रहे हैं कि प्रेशर डाल रहे हैं? कंसंट्रेशन डाल रहे हैं। कंसंट्रेशन, हमारे को क्वेश्चन क्या कंसंट्रेशन में दिया है क्या? कितना दिया है रे? हैं? अच्छा, सबके लिए वॉल्यूम सेम है क्या? अरे बोलो ना, क्या सबके लिए वॉल्यूम सेम है क्या? क्या क्लोज वेसल में हो रहा होगा क्या ये रिएक्शन? बोलो ना, क्या ये रिएक्शन हमारा क्लोज वेसल में हो रहा होगा? तो ये हमारा रिएक्शन क्लोज है, मतलब वॉल्यूम सबके लिए सेम है, मतलब वॉल्यूम का यहां पे कोई महत्व नहीं।
लेकिन क्या अगर किसी का मास दिया है तो क्या उसके मोल में जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते। जा सकते नहीं जा सकते। मतलब तुम कंसंट्रेशन को मोल से रिप्लेस कर सकते हो? कर सकते नहीं कर सकते भैया? क्या कंसंट्रेशन को तुम मोल से रिप्लेस कर सकते हो? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एक तो क्लोज्ड वेसल है और क्लोज वेसल में इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम, अरे तीनों का वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम का कोई मतलब रहा क्या? मतलब किसका रहेगा? मोल का, कि कितना मोल बन रहा है। अरे डिवाइड तो होना उसी वॉल्यूम से है ना रे, सबको सबको तो उसी वॉल्यूम से डिवाइड होना है। और हमरे में कहां भैया क्वेश्चन में तुमको कंसंट्रेशन पूछा है? कंसंट्रेशन पूछता तो तुमको वॉल्यूम लिख के देता कि नहीं देता? तुमसे तो पूछा है कि भैया तुम बताओ कितना ग्राम ऑक्सीजन खत्म होगा 1 मिनट में, बस यही ना पूछा है, इसके अलावा क्या पूछा है? बस खत्म बात। चलो, तुम ROR कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो ये बताओ। क्या दिया है तुम्हारे को? ROA ऑफ SO3। क्या तुमको ये वाला दिया हुआ है क्या? कच्ची में दिया है, ग्राम में दिया है कि मोल में दिया है? तो क्या तुमको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो करो। अच्छा, अगर ग्राम में भी कैलकुलेट करो तो ऐसा नहीं कि आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है भाई, वो आएगा आंसर, लेकिन थोड़ा उसका तरीका अलग होगा। फिर तुमको इससे कैलकुलेट, तो पहले सबसे पहले बात वापस से बोल रहा हूं, क्वेश्चन करने से पहले तुम यूनिट जरूर चेक करना कि हम किसमें कैलकुलेशन करते हैं और क्वेश्चन किस में दिया है। हम कैलकुलेशन मोल में करते हैं और क्वेश्चन हमको ग्राम में दिया है, तो इट मस्ट बी कि हमको किस में जाना पड़ेगा? मोल में। अच्छा बताओ, क्या मोल ऑफ SO3 कितना आएगा? SO3 का मोल कितना आएगा बोलो? 100 ग्राम बटे मोलिकुलर वेट। अच्छा देखो, SO3 मतलब 16×48 और 32 कितना हो जाएगा? अबे 16×48 और सल्फर का वजन 32, तो कितना 80 ग्राम आएगा कि नहीं? तो भैया मोल कितना हो जाएगा? मोल कितना हो जाएगा? 100/80, सीधे 100/80 रखो ना, तो ये मोल। अच्छा, इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू है ना वो है 100/80, सही है? अरे 80 ग्राम पर मिनट हम डालने वाले थे, हम इसको मोल में कन्वर्ट कर लिए, तो 100/80 मोल पर मिनट। क्या हो गया भैया? 100/80 मोल पर मिनट में कन्वर्ट हो गया क्या? मोल में कन्वर्ट हो गया क्या? अब आसान हो गया क्या हमारे को? अबे क्या अब ROR कैलकुलेट कर सकते हो क्या? अब बोलबे नहीं ना करेगा, सब कर सकते हैं ना। तो क्या इधर देखो, इधर देखो, अब देखो मुझे क्या निकालना है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 निकालना है क्या? तो क्या दिस इज इक्वल टू दिस है कि नहीं है? क्या मुझे ये कैलकुलेट करना है क्या? तो सीधे रिलेट कर दे क्या, या फिर इसको रिलेट कर लो, या फिर ROR निकाल लो। ROR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 100/80 है। और हमको पता है कि ROR इज इक्वल टू क्या होता है? DO2/dt, और यही ना है हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या वो ROR के बराबर हो जाएगा क्या? तो कितना हो जाएगा बोलो जरा? 1/2 इंटू 100/80। ग्राम में दिया है कि मोल में दिया है? अबे 100/80 मोल में है कि ग्राम में? तो मोल में है ना, तो ये हमको इतना मोल आएगा पर मिनट। सही है कि गलत है? चलो, 1 0 से 1 0 गया क्या? ये वाला से देखो, ये 5 बार में गया क्या? मतलब ऑक्सीजन का मोल कितना आएगा? मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा हमारे को? 5/8 मोल पर मिनट। अरे है, और 1 मोल ऑक्सीजन का वजन कितना होता है? अरे ऑक्सीजन मतलब O2, 1 मोल ऑक्सीजन का वजन, तो बताओ 5/8 मोल ऑक्सीजन का वजन, 5/8 गुने 32, 5/8 गुने 32, तो 8 चौका 32, 4 ग्राम पर मिनट। क्या फिर से ग्राम में कन्वर्ट कर लिए क्या? अरे समझ में, फिर से हम ग्राम पे चले गए क्या? देखो, पहले ग्राम से मोल पे गए, फिर मोल में हम ऑक्सीजन का मोल निकाल लिए, और हमको पता है कि भाई 1 मोल ऑक्सीजन मतलब 32 ग्राम, था इतना मोल बराबर कितना ग्राम? तो आंसर इज 4th ऑप्शन। ग्राम में कैलकुलेट करना है तो ये ग्राम में कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि तुमसे कहीं भी रिएक्शन में ROR नहीं पूछा है। क्या कहीं रिएक्शन में तुमको ROR पूछा है क्या? तुमसे क्या पूछा है कि भैया तुम सीधे SO3 और सीधे ऑक्सीजन को रिलेट कर सकता था क्या? अरे कर सकता था ना। अरे याद करो तो नहीं, मोल कंसेप्ट, जीवन में मोल कंसेप्ट नामक एक चैप्टर था क्या? मोल कंसेप्ट से निकालते हैं, आना चाहिए, बराबर है ना? अरे आना चाहिए ना, नहीं आया इसका मतलब गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मतलब समझना, रिएक्शन लिखो, 2SO2 + O2 gives 2SO3, याद है?
अब याद करो बोला था अगर इसका 2 मोल तो इसका 1 मोल तो इसका 2 मोल, मतलब अगर हम इसका 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, अगर हम इसका 128 ग्राम लेते हैं तो इसका 32 ग्राम लेना पड़ेगा, तो इसका कितना 160 ग्राम बनेगा। सही है? आप नहीं समझ में आया, फिर से ये वाला नहीं समझ में आया भाई। चलो आ जाओ, इसका अगर हम 2 मोल लेते हैं तो इसका मुझे 1 मोल लेना पड़ेगा, तो इसका 2 मोल बनेगा। अब समझ में आया क्या? है ना भाई? अब इसके 1 मोल का वजन निकालेगा, 1 मोल का वजन बताओ तो 32 और 32 64, और 2 मोल लेंगे तो 128 ग्राम, है कि नहीं रे? तो देखो अगर हम 128 ग्राम लेंगे तो इसको भी वजन निकालो, 32 ग्राम लेना पड़ेगा इसका, तो इसका कितना बनेगा? अरे यार इसका 80 आया था क्या, तो 80 दूना 160 ग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा? अब हमारे क्वेश्चन में कितना ग्राम बना है रे? कै ग्राम? तो देखो ये हमारा 100 ग्राम बना। अब पूछा है कि ऑक्सीजन कितना चाहिए, तो ले ऑक्सीजन कितना चाहिए, ले सीधे कैलकुलेट कर लेंगे। अब देख ले भैया 100 गुने 32 बटे 160, इनने से इनने गए 16 दूना 32 और 10 दूना 20। अबे यार तो मूल कंसेप्ट से केमिकल काइनेटिक्स से सवाल बनाएगा तुम। वो अलग बात है, लेकिन फॉर मेन तो यही है ना। है ना, तरीका दोनों है, क्योंकि हम डायरेक्ट देखो मास और मास को रिलेट करना था, मोल और मोल को रिलेट करना है, तो हम ऐसा थोड़ी कि वैसा नहीं कर सकते हैं। अरे तुमको बोला था ना मूल कंसेप्ट से कौन सवाल बन जाता है केमिस्ट्री का। मोल कंसेप्ट में बताया था भाई कि मोल कंसेप्ट से केमिस्ट्री का कौन सवाल बन जाता है। मोल कंसेप्ट लगाओ और आंसर पाओ, सब सारा सवाल जो है ना मोल कंसेप्ट से बनाया जा सकता है, बशर्ते कि तुमको लगाने आना चाहिए। अब बहुत लोगों को मूल कंसेप्ट लगाने ही नहीं आता है, तो कहां से आंसर आएगा भाई? तो बलिलगिरी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आ जाओ, यहां तो कोई दिक्कत? तो कौन सा आसान लगा तुमको, ये वाला कि ये वाला? ये वाला हमारा फर्स्ट तरीका था, पहला मेथड हो गया हमारा ये, और ये हमारा हो गया सेकंड मेथड। दोनों रखो, आना चाहिए दोनों, हमारे को आना चाहिए दोनों। इसमें झंझट मालूम है क्या है कि ग्राम को मोल में बदलो और फिर आंसर मोल में आएगा, और फिर मोल को ग्राम में, क्योंकि आंसर तो तुमको ग्राम में दिया हुआ है। अरे तुम्हारा ऑप्शन तो ग्राम में है ना। अब बहुत लोग ऐसा नहीं चेक करेगा भैया, मालूम है, गड़बड़ मत करना भाई कुछ भी, एकदम आराम। अगर गलती से अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना एग्जाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो 5/8 मतलब कितना हो जाएगा, लगभग 0.4, 8 चुका 32, 8 पचे 40, 8 छः 48, 0.6 20 62 बराबर है क्या? तो ये भी ऑप्शन होगा। अरे जैसे कि आया है ना हमारे को 5/8, अरे आया ना हमारे को 5/8, तो क्या ऑप्शन में दे देगा 0.62 ग्राम पर मिनट, और यकीन मानना बच्चा सब वही मार के आएगा 0.62 ग्राम पर मिनट। समझ में आया क्या? लेकिन आंसर होगा 20 ग्राम पर मिनट, है ना। ये आंसर दे देगा तुमको 5/8 को कैलकुलेट करके दे देगा। समझ में आएगा? आंसर कितना आ जाएगा 20 ग्राम पर होगा 20। क्लियर है क्या? अरे नहीं समझ में आई भाई साहब, जब लिखने लगता है ना सब तो सोचता है आप कुछ बोल लीजिए हम सुनवे नहीं करेंगे। लिख रहे हैं हम। हो गया? क्वेश्चन अच्छा था नहीं है? अगला क्वेश्चन करे क्या? और बताओ तुम लोग, अगला क्वेश्चन करेगा? इस चैप्टर में कुछ दिख रहा है क्या दम? कुछ नहीं पढ़े, फॉर्मूला के नाम पे कुछ पढ़े हैं? फॉर्मूला के नाम पे कुछ नहीं पढ़े। देखो सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है ना भाई। उस दिन मेरे को काम था, ठीक है, खत्म करना है मेरे को, इसको मिटा दें। अगला सवाल करें। अभी तक गिनती का तुम 3 गो सवाल किया है, 3 गो भी नहीं 2 गो सवाल किया है। चलो मिटा दें।
चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन एक और अच्छा क्वेश्चन है भाई। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तुमको एक बैलेंस रिएक्शन देगा। क्या देगा तुमको? एक बैलेंस। उसमें कोई दिक्कत नहीं है तुमको, ठीक है? वो एक बैलेंस रिएक्शन तुमको देगा, ठीक है? चलो क्वेश्चन लिखते हैं अपन। फॉर द रिएक्शन, अच्छा ये सब मॉडरेट रिएक्शन है कि फास्ट या फिर? फॉर द रिएक्शन 2N2O5 2N2O5 गिव्स, हाँ ये अच्छा लगता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का है। 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2 प्लस O2। इस क्वेश्चन को प्लीज कर लेना यार तुम लोग, प्लीज, है कि? आगे बोलेंगे। इनिशियली 108 ग्राम ऑफ N2O5, इनिशियली 108 ग्राम of N2O5, 108 ग्राम of N2O5 is taken, हमने लिया इतना, हम लोग लिए हैं इतना, एंड 54 ग्राम ऑफ N2O5, 54 ग्राम ऑफ N2O5 इज लेफ्ट, मतलब हमारे पास 54 ग्राम रिएक्शन में बचा हुआ है जब हम देख रहे हैं तब, इज लेफ्ट। 54 ग्राम हमारे पास N2O5 बचा हुआ है, लेफ्ट आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद द रिएक्शन is carried out, the reaction is carried out in 500 ml of closed vessel। समझ में आ गया कि सबका वॉल्यूम कितना आ गया? 500 ml। अरे सबका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 500। अरे मोल, अरे यार वजन दिया है तो मोल निकाल लोगे, अब वॉल्यूम दिया है तो कंसंट्रेशन निकाल लोगे, नहीं अब वही भी नहीं करेगा सबको, है ना? क्लोज वेसल डिटरमाइन पहला है तुम्हारे को कि ROR कैलकुलेट करना है, दूसरा है तुम्हारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 कैलकुलेट करना है, तीसरा है हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 कैलकुलेट करना है तुमको, चौथा है हमारे पास, थोड़ा सा चेंज कर लो सीक्वेंस को, ROR को 3rd नंबर पे ले जाओ, चाहे 2nd नंबर पे, क्या? चलो पहले नंबर पे हो जाएगा ROD ऑफ N2, क्योंकि N2O5 का जब तक तुम नहीं निकलेगा ना तब तक तुम्हारा ROR कैलकुलेट नहीं होगा, बराबर है क्या? अगला हो जाएगा हमारे पास ROR, तीसरा हो जाएगा हमारा ROA ऑफ NO2, चौथा हो जाएगा हमारा ROA ऑफ ऑक्सीजन। अरे करना क्या, जो सीक्वेंस है नंबरिंग है वही बदल लो, बात खत्म हो गया। ठीक है, अब इसमें मोल कंसेप्ट भी लगेगा और केमिकल काइनेटिक्स भी लगेगा, और उसके बाद तुम लोग का दिमाग घूमेगा। अच्छा ही सवाल है, करो जल्दी से। हाँ, इनिशियली 108 ग्राम लिए थे और 54 ग्राम टूट गया, बचा, हाँ तो 54 ग्राम टूटेगा तब ना 54 ग्राम बचेगा, 108 में से 54 घटाएगा तो 54 ना बचेगा, कैसन बोले लिया है। चलो ठीक है, और ये कितना देर में हुआ? और ये कितना देर में हुआ? 10 मिनट, मतलब हर मिनट में कितना ग्राम जा रहा है? 5.4 ग्राम,
टूट रहा है, कौन? N2O। लेकिन क्या ग्राम में कैलकुलेट करेंगे क्या? जब मेरे को वॉल्यूम दिया हुआ है तो कथी में कैलकुलेट करेंगे? मोल पर लीटर। समझ में आया क्या? कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बे? मोल निकाल लो और मोल निकालने के बाद कंसंट्रेशन यूज कर लो। नहीं आया समझ में? अबे साफ नहीं आया बे, नहीं आया ना? बोलो हाँ। है ना? तो देखो N2O5 भाई उतना क्या है सोचना भैया। हमको सबसे पहला डाटा क्या निकालना है बताओ तो? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। क्या रेट ऑफ डिसअपियरेंस में हम कोफिशिएंट को घिवरा लहसुन यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते। बाहर में जाए कोफिशिएंट, 2-4 भाग घिवरा है, सब खत्म, सब बराबर हो गया, बराबर है क्या? अब एक मोल N2O5 का वजन कितना होता है? कितना होता है? 108 ग्राम। तो इसका मतलब आधा मोल बचा है, मतलब आधा मोल टूट गया होगा। अरे 54 का मतलब आधा मोल बचल है ना हमारा पास, तो आधा मोल हमरे पास है, तो आधा मोल गया कितना देर में? 10 मिनट में। बुझलो कि ना बुझलो? 10 मिनट में आधा मोल हमारे पास है। अरे मोल में थोड़े कैलकुलेट करना है, हमको तो कंसंट्रेशन में डालना है, क्योंकि हमारे पास क्या दिया है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम को हम कैलकुलेट कर सकते कि नहीं कर सकते? वॉल्यूम दिया है 500 ml, दिया है ना, तो कंसंट्रेशन नहीं का मोलरिटी नहीं निकाल सकता। रे मोल पता है आधा मोल, वॉल्यूम पता है तुमको, क्या नहीं निकाल सकता है क्या कंसंट्रेशन मोलरिटी? अबे निकाल सकते या नहीं निकाल सकते? रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकाल सकते हो कि नहीं? हमको पता है कि भैया 54 ग्राम से 1 ग्राम ऊपर नहीं गया है, चाहे वो कोफिशिएंट उसका घिवरा लहसुन कुछ हो। कितना ग्राम गया है? 54 ग्राम का मतलब आधा मोल गया है। मतलब हम लोग बोले कि हाफ मोल ऑफ N2O5 डिसोसिएट हुआ है। अरे सही है ना? मतलब इसी को बोल दे कि डिसअपियर हुआ है। दिक्कत हो गया होगा अब तुम लोग को? अरे डिसअपियर हुआ है ना, कितना डिसअपियर हुआ है? कितना भैया? हाफ मोल। रुक जा, ठीक है। अब तुमको कंसंट्रेशन निकालना है। क्या मोलरिटी निकाल सकते हो क्या? N2O5 का जितना टूटा है निकाल सकते हो। तो क्या होता है? मोल इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। भूल गए होंगे सारा फॉर्मूला। हाँ तो फिर तो क्वेश्चन तुमको ml में दिया है तो करेगी ना। तो भैया मोल कितना दिया हमारे को N2O5 का? कितना मोल टूट गया? टूट गया हाफ मोल गया, तो हाफ इंटू 1000 अपॉन 500। इनने से इनने गया तो ये दो, ये दो से दो चल गया क्या? तो कुल मिला के कंसंट्रेशन कितना आएगा हमारे पास? 1। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? मतलब D N2O5 अपॉन dt कितना है? खत्म हो गया ना भाई? अरे आई बात समझ में नहीं आई? वापस समझना। मतलब हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज इक्वल टू 1। सही है? अब बोलेगा कि दिक्कत है, कोफिशिएंट यूज करते नहीं है, हमको ये दू से मतलब है नहीं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस का बात कर रहे हैं, नहीं मतलब था ना हमको मोल मालूम था कि कितना मोल टूटा है। कितना मोल टूटा है? आधा मोल। और कितना वॉल्यूम था? 500 ml। तो कंसंट्रेशन निकल जाएगा मोल और वॉल्यूम को यूज करके, है ना? तो वो इतना नहीं गया, तो ये हमारा हो गया। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना हो गया भैया? इतना 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, लीटर इनवर्स, ये लीटर इनवर्स नहीं रे, सेकेंड इनवर्स नहीं लिखना यहाँ पे। ये इतना गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना? इतना मोल कितना देर में? 10 मिनट में बट्टे 10। नहीं समझ में? आफ्टर 10 मिनट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस, मतलब इतना मोल गया कितना देर में? 10 मिनट में। तो कितना? ये तो ये तो हमारा डी N2O5 आया है ना, अपन dt करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो हमारा कितना आएगा? 0.1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड मिनट इनवर्स। ठीक है? अरे नीचे मिनट है तो मिनट हो जाएगा ना, मिनट। अब हो गया क्या? क्या अब तुम ROR का इक्वेशन लिख सकते हो क्या सबके लिए? लिखो तो जरा ROR का इक्वेशन था सिन, लिखो तो जरा। ROR इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? बोलो जरा। कोफिशिएंट यूज करेगा कि नहीं करेगा रे? अब बोलो तो। 1/2 D N2O5 अपॉन dt इज इक्वल टू
1/4 NO2 अपॉन इज इक्वल टू DO2 अपॉन DT। क्या ये तुमको गिवन है क्या? कितना मालूम है हमको? 0.1 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो ये बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.05। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या कैलकुलेट कर लोगे क्या? नहीं निकल जाएगा? अब ROR, जब ROR मिल गया मेरे को, अब ROA पूछा है तो इसको रिलेट कर देंगे इसके साथ, फिर ऑक्सीजन का पूछा है इसको रिलेट कर देंगे, खत्म। क्या जाएगा? ROR कितना आएगा? अब इसके आगे तुम लोग कैलकुलेट करो, जल्दी करो, लिखो, जल्दी करो, जल्दी 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 करो, जल्दी जल्दी। अब तुमको DNO2 अपॉन DT निकालना है। अपीयरेंस ऑफ NO2 का मतलब क्या? ROR तुमको मालूम चल गया। ROR कितना है? 0.1/2। अरे कर देगा तो निकल जाएगा भाई, बोलना क्या? निकालो, कैलकुलेट करो, अब बाकी सबको करने दो। समझ रहा है? बाकी सबको भी करने दो। चलो आ जाओ, कैलकुलेट किया होगा भाई तुम लोग, तो पहले तुम रिलेट किया होगा ROR। अच्छा, ROR कितना आ गया पता है ना? कितना आया ROR? यहाँ पे ROR लिखो भैया, तुम लोग क्या पता है? देखो ROR इज इक्वल टू क्या लिखोगे भैया? 1/2 इंटू 0.1 है, तो ये हमारा कटेगा तो कितना आएगा? 0.05। मतलब इसको लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? तो अब हमसे क्या पूछा है? NO2। अब NO2 के साथ रिलेट कर दे ROR को, तो ROR इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/4 DNO2 अपॉन DT। और ये क्या है हमारे पास? ROA ऑफ NO2। क्या यही पूछा है तुम्हारे से? तो निकल जाएगा क्या? ROA ऑफ NO2 इज इक्वल टू 4 इंटू क्या हो जाएगा? ROR कितना दिया है? 4 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2, ये हो जाएगा 20 गुने 10⁻⁻2। तो ये सीधे लिख सकते हैं क्या? 0.2 बराबर 0.2। अब क्या तुमको ऑक्सीजन पूछा है क्या? अब क्या ऑक्सीजन से रिलेट कर सकते हैं सीधे? ROR इज इक्वल टू DO2। मतलब जितना ROR होगा वही उसका वही होगा, खत्म बात। कोई कोफिशिएंट नहीं है ऑक्सीजन का, तो क्या हो जाएगा? यहां पे लिख सकते हैं DO2 अपॉन DT इज इक्वल टू ROR, खत्म। तो ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा भैया? 5 इंटू 10⁻⁻2। अरे DO2 अपॉन DT कितना आएगा? 5 इंटू 10⁻⁻2। सही है? चलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? आ गया सबका आंसर? मिटा दें? समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन कैसे करना है? नहीं आता समझ में? आंसर आता है बस, नहीं सवाल नहीं समझ में आता कि कैसे करना है।
चलो मिटा दें, अरे मिटा दें इसको, चलो इसको मिटा रहा हूं भाई, हो गया ना सबका। अच्छा इस क्वेश्चन का ना आंसर छोटी बार में आ जाता है, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी बरकचुनी दिखता है नहीं। अगर चाहो तो तुम बैठल बैठल मने मने कैलकुलेट कर लो इसको। चलो आ जाओ, चलो यहां तक समझ में आ गया क्या? क्या देते होमवर्क? चलो तो यहां तक समझ में आ गया क्या? अरे यहां तक समझ में आ गया? तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा ही आ सकता है, इससे ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं होगा तुम्हारे एग्जाम में। क्लियर है भाई? इससे ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं होगा इस टाइप में, मतलब रेट ऑफ अपियरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस। कभी मास दे देगा तो मोल निकलवा लेगा, मोल दे देगा तो वॉल्यूम निकलवा लेगा, वॉल्यूम निकलवा देगा तो ई करेगा वो करेगा, बस यही। अब तुमको कन्वर्जन आना चाहिए कि भैया तुम मोल को कैसे कन्वर्ट कर सकता है कंसंट्रेशन में, कैसे कन्वर्ट कर सकता है उसको प्रेशर में, ये सब तुमको आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं। और कोई फॉर्मूला तो भैया है ही नहीं है इसके अंदर। क्लियर है भाई? तो चलो अब हम लोग टॉपिक डालते हैं, दैट इज द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। नया टॉपिक है हमारे पास। हाँ, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। टी एन टी को हटा दिए, एन को हटा के डबल टी कर दिए हैं, कांस्टेंट हो गया रेट लॉ एंड रेट। अब तुम लोग यह मत लिख देना कि यही होता होगा, नहीं, वो पूरा टी एन टी लिखना। क्लियर है भाई? कांस्टेंट लिख देते हैं हम, कांस्टेंट रेट लॉ एंड रेट कॉन। अब रेट लॉ और रेट कांस्टेंट क्या है हम उसकी बात करते हैं। हम उस अच्छा रेट लॉ और रेट कांस्टेंट क्या होता है ना, वो थोड़ा सा समझेंगे अपन। हो गया क्या? अरे हो गया क्या? अब बोलवे नहीं करेगा सब। अरे यार हद इंसान है यार, तुम लोग कितना बात करते हैं यार, बेमतलब का तुम लोग। चलो आ जाओ। एक हमारे पास है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। ठीक है, हम अभी लिखना नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ, बस ये टॉपिक डालना, ये वाला लिखना नहीं है, बस बता रहा हूँ। ठीक है भाई? रेट लॉ या फिर रेट कांस्टेंट की हम बात करते हैं। तुम कौन दुनिया में खोया हुआ है भाई आजकल? कौन दुनिया में खोया हुआ है तुम आजकल? कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ बोलो, शर्माओ नहीं, है कि नहीं? सब गलत बात है, साफ गलत बात। इट इज नॉट टॉलरेबल। वो तुमको छेड़ रहा है क्या? नहीं ना, तुम उसको नहीं छेड़ेगा हैं? अच्छा किसी दूसरे को बोला था? किसको बोला था? ठीक है, लेकिन उसको अगर किया तो बड़ी में मारेंगे। चलो आ जाओ। अबे मतलब उसको कुछ नहीं बोलना है, ठीक? भाई ये कौन सा हंसना है भाई? हा हा हा, ये कैसा है? चलो आ जाओ। अरे इधर देखो, इधर देखो, हो गया। अब कितना डिस्कशन करेगा, इधर देख लो। चलो तो हमारे पास रिएक्शन गिवन है क्या? N2 प्लस 3H N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, हमारे पास रिएक्शन है। मान लो कि अगर तुमको कोई बोले कि भैया अगर हम N2 का कंसंट्रेशन, अगर हम N2 का कंसंट्रेशन, वापस से बोल रहे हैं, अगर हम N2 का कंसंट्रेशन दुगुना कर देते हैं, कितना कर देते हैं भैया? 2 गुना कर देते हैं, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा?
अरे थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन नहीं है ये, है ना? अरे यार सिंपल फर्क तो पड़ेगा भैया। अरे रिएक्टेंट का नंबर तुम बढ़ा रहे हो तो उससे फर्क पड़ना तो तय है ना। अरे बोलो भाई, तुम रिएक्टेंट का नंबर बढ़ा रहे हो, क्या उस पर फर्क पड़ना तय है या नहीं है भाई? उस पर फर्क तो पड़ेगा। अब तुम बताओ कि उस पर फर्क कितना पड़ेगा, ये पूछ रहा हूं भाई। मैं बोल रहा हूं भैया कि रेट लॉ या फिर रेट कांस्टेंट क्या भैया, हमारे पास N2+3H2+2NH3 हमारे पास रिएक्शन है, और हम बोल रहे हैं कि अगर हम नाइट्रोजन के अमाउंट को अगर 2 गुना बढ़ा दे तो फिर रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। और रिएक्शन पे फर्क पड़ता है किसकी वजह से? दैट इज रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की वजह से फर्क पड़ता है। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना भाई। तो इसकी वजह से फर्क पड़ेगा, लेकिन कितना पड़ेगा? मतलब रिएक्शन दुगुना हो जाएगा, 2 गुना कर दिए तो रिएक्शन दुगुना हो जाए, कि 2 गुना कर दिए तो रिएक्शन 4 गुना हो जाए, 2 गुना कर दिए तो हो सकता है रिएक्शन 8 गुना बढ़ जाए। अरे कुछ भी हो सकता है ना भैया। तो वही हम लोग बात करते हैं कि आखिर वो क्या होगा। क्लियर है भाई? हम उसकी बात करते हैं। समझना, सबसे पहला पॉइंट है कि रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट पे। रिएक्शन का जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करता है भैया? हमारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारे रिएक्शन का स्पीड क्या होगा। क्लियर है भाई? कम है तो कम स्पीड से चलेगा, ज्यादा है तो ज्यादा स्पीड से चलेगा। अरे समझ में आई नहीं आई? लेकिन अगर तुम ये बोलो कि भैया प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे ये बात डिपेंड नहीं करेगा कि भैया वो कितना आगे प्रोसीड करेगा। समझ में आ गया? या फिर उसका है, समझना जरा, समझना। जो ये चेंज होता है ना, जैसे हम बोल रहे हैं कि अगर हम इसको दुगना किए और दुगना करने के बाद मान लो कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी दुगना हो जाता है। वापस बोल रहा हूं भैया, दुगना करने के बाद मान लो कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। तो हम बोलेंगे भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 1। मतलब अगर वो 2 गुना बढ़ेगा तो ये भी 2 गुना, ये 4 गुना तो ये भी 4 गुना, ये 10 गुना तो ये भी 10। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एग्जैक्टली किसके हो गया? किस पे डिपेंड करने लगा? देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। समझना जरा, समझना। तो क्या हम रेट लॉ को ऐसा लिख सकते हैं? रेट लॉ को ऐसा ले, ये हमारा लॉ है, ठीक है भाई, एक लॉ है, और लॉ के अनुसार बताया गया है दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मान लो एगो रिएक्शन हम पहले लेते हैं। एगो हमारे पास रिएक्शन है N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D। ये हमारे पास एक रिएक्शन है। क्या है हमारे पास? N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D। ये हमारे पास एक रिएक्शन है। हम बोल रहे हैं कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट पे कि प्रोडक्ट पे? रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का पावर N1 और B का पावर N2। जैसे मान लो हम कब बोल रहे हैं, देखो अभी इसका N1 है ना, अभी इसका N1 है ना, मान लो कि हम इसको N1 को मान लो 2 है, ठीक है भाई, और हम इसको 2 गुना बढ़ा दिए, मतलब ये 4 हो गया, अरे ना। और जैसे ही ये 4 हुआ ना तो ROR भी 4 हो गया, मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा ना भाई। देखो इसका कंसंट्रेशन दुगना हुआ तो इसका पावर 1 रहेगा, तो एग्जैक्टली उतना ही नहीं बढ़ जाएगा? नहीं समझ में है? अरे हम बोल रहे हैं कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? अगर हम मतलब ए के कंसंट्रेशन को दुगना करते हैं, ए के कंसंट्रेशन को क्या करते हैं? 2 गुना करते हैं, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 गुना हो जाता है। तो ये 2 गुना हो जाना चाहिए ना भाई। अच्छा पहले अभी ए है, अरे अभी ए है ना, तो अब हम बोल रहे हैं कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन हमारा दुगना होना है। हम इसको दुगना करेंगे तो ये भी दुगना होना है, मतलब ये हो जाएगा 2R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2A का पावर N1 और B का पावर N2। और B के रेस्पेक्ट में अभी हम बात नहीं, अभी हम सिर्फ A के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो बताओ N1 को कितना होना पड़ेगा? अरे N1 को कितना होना पड़ेगा? अरे N1 को 1 होना पड़ेगा। अगर ये 2 गुना बढ़ा है तो ये भी 2 गुना बढ़े तो 1। अगर ये 2 गुना बढ़े और ये 4 गुना बढ़ गया तो इसको 2 होना पड़ेगा। अगर ये 2 गुना बढ़े और ये 8 गुना बढ़ गया तो इसको 3 होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे ये तो N1 पे डिपेंड कर रहा है ना रे। नहीं समझ में आया? अरे आई बात समझ में नहीं आई? बलेलवा है क्या रे? 2 का पावर 1 लिखेगा तो कितना होता है रे? अच्छा 2 का पावर 2 लिख देता है तो कितना हो जाता है? देखो एक होता है बोर गांडू, ठीक है, बलेलवा सब कैसन कैसन सवाल पूछता है यार, ये सब सवाल पूछने लायक है हैं? हाँ तो क्या दिक्कत है? क्या ये 2 का पावर 3 नहीं आ सकती क्या? 3 का पावर 2 नहीं हो सकता है क्या? तो 9 गुना नहीं बढ़ जाएगा क्या? स्क्वायर करने और नहीं आता है क्या अपने को?
देखो अभी जिसको बोले थे ना उसका स्ट्रलिंग कर लो अपने अपने ऊपर, ठीक है। चलो गांडी थई गई हो अब, ठीक है चलो आ जाओ। अरे क्लियर है क्या? अरे वो तो कुछ भी हो सकता है ना, हम तो कितनों गुना बढ़ा सकते हैं ना, हमको तो जितना गुना मन करे हम उतना गुना बढ़ा देंगे। और हम बोल रहे हैं कि भैया हम अभी बी के रिस्पेक्ट में दे रहे, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। समझ में आ रहा है क्या? तो हमारा रेट, अच्छा धीरे धीरे तुमको समझ में आ जाएगा, ये भी टेंशन नहीं लो। चलो तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन रहा है समझना। ऐसा हमारा थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है, ऐसा हमारा क्या है भैया, थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन क्या है भैया बोलो जरा। अरे थ्योरेटिकल में कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि A का पावर n1 होता है और B का पावर क्या होता है n2। ये हमारा थ्योरेटिकल है। हम लोग बोलते हैं कि अगर A को हम दुगुना किए, अगर A को हम दो गुना किए तो वो जिसके अनुसार डिपेंड, मतलब मान लो ये n1, जैसे मान लो कोफिशिएंट मान लो 2 है तो ये दुगुना करेंगे तो ये रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 4 गुना है। मान लो कोफिशिएंट 1 है तो इसको दुगुना करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 2 गुना। समझ आ रहा है? n1 का वैल्यू डाल रहे रे, कोफिशिएंट का वैल्यू डाल रहे रे। अरे बोलो आया नहीं आया? अरे साफ समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया? तो ये हमारा थ्योरेटिकल डाटा है, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, एक्सपेरिमेंटली ये बात नहीं है। मतलब एक्सपेरिमेंटली जो है वो, एक्सपेरिमेंटली जो है ना कोफिशिएंट कुछ और है और रेट ऑफ रिएक्शन कुछ और है। मतलब बोल रहा है कि अगर A दुगुना होगा और अगर यहां पे 1 लिखा हुआ है, अगर n1 की जगह पे क्या है 1 है, तो अगर ये दुगुना होगा तो ये भी दुगुना हो जाएगा। अरे ये का पावर 1 तो ये 2 तो ये 2, अरे समझ में आया? अरे आए ना, अगर ये मान लो 2 है तो ये दुगुना किए तो ये 4 गुना हो जाएगा। अरे 2 इसका 2 तो 4 ना हो जाएगा ना, बुझ लो। अच्छा एक 3 एक 2 6 गुना ना हो जाते रे, बल्ले 9 गुना होगा रे। अरे 3 का पावर 2 मतलब 9 है ना भाई। बहुत लोग ऐसा करता है 3 का पावर 2 6 है कि नहीं? अरे भाई गलत है। और सबसे खास बात, इसको कैलकुलेट कर दो 3 का पावर 3, 3 3 9। अबे इसको 9 नहीं, इसको 27 बोलते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, यहां तक बातें समझ में आ गई क्या? तो हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या आता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का पावर X और B का पावर Y, और X और Y जो है ना वो हर बार उसके कोफिशिएंट के बराबर हो ये जरूरी नहीं है। अरे समझ में आई बात? नहीं है? अरे यहां तक समझ में आया नहीं है? खाली यही रट के आई थी, नहीं है कि नहीं? यही बोलेंगे अपन। चलो उसके पहले तो कुछ समझ में आया नहीं था, है कि नहीं? चलो आज तो हम लोग बात करते हैं कि भैया हमारा, अच्छा देखना अब ये जो है ना, ये जो x और y क्या दिखा रहा है हमारे को। अब ये जो x और y होता है वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब अगर तुम जैसे मान लो हम बोले कि भैया कोई a है और उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, कोई a है और उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है भैया 2 है, तो जैसे ही हम a को दुगुना करेंगे ना रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 4 गुना, क्योंकि ऑर्डर में मतलब x, तो a का पावर x बराबर, और हम बोल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, मतलब x कितना हो गया, अरे x कितना हो गया 2, तो इसको हम 2a करेंगे तो करो जरा, तो a से a गया तो इसका दुगुना होगा तो ये 4 गुना नहीं हो जाएगा, पहले वाले का रेट ऑफ रिएक्शन सीधे 4 गुना बढ़ जाएगा। अरे बोलो आई बात समझ में नहीं आई? अरे आया बात समझ में नहीं आया? मतलब हमारा, वापस सुनना, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अरे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आता ना भाई। अच्छा ये जो x दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, x दिखा रहा है दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a, सही है। y दिखा रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b, एंड x प्लस y विल गिव्स अस द टोटल ऑर्डर या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको दिखाएगा। अरे बोलो आया कि नहीं आया? अरे बोलो आई नहीं आई? अरे यार हमको पता करना है कि हमारा a बदलने पे कितना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, तो तुम a और b दोनों एक के बार बदल देगा क्या? नहीं ना, पहले a और b रखे, रिएक्शन करने लगा तो हम a को बदल के देखे, जब a को बदले तो देखे r o r बदल गया, हम क्या देखे r o r बदल, जब r o r बदल गया तो हम सोचे अच्छा बेटा मतलब a के बदलने पे r o r, अब तुम दोनों एक बार में बदलेगा तो पता कैसे चलेगा कि r o r a की वजह से बदला है कि b की वजह से बदला है? अब ये स्पीड a की वजह से बदला है कि b की वजह से बदला है, कैसे पता चलेगा दोनों को एक साथ चेंज करेंगे तो? नहीं ना पता चलेगा। मतलब b को पहले जैसा कांस्टेंट रखो और a को बदल दो, अब a को बदलोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर बदल गया मतलब वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। अरे बोलो ना रे, साफ ना नहीं बोलता है रे सब तुम लोग। अरे आई बात समझ में नहीं आई? अच्छा एक बात बताओ,
प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या लगता है? एक कांस्टेंट लगता है। अच्छा, क्या ये रेट लॉ है? क्या ये कैसा है? रेट लॉ है। क्या है भैया हमारा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का पावर X और B का पावर Y, जबकि A और B क्या है हमारे पास? रिएक्टेंट है, और X और Y क्या है हमारे पास? अरे X और Y क्या है हमारे पास? दैट इज द उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है हमारा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी यहां तक लिखना चाहो तो यहां तक लिख लो, ठीक है भाई, यहां तक लिख लो, और इसके बाद फिर आगे अपन कल बात करेंगे। क्लियर है भाई? अरे कोई तकलीफ यहां तक? चलो यहां तक कर लेंगे।